In this video, I have discussed about the features related to mitochondria. First, we will understand about some generalized features related to mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनेल है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनेल के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। और माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आप शो करते हो, तो प्रेजेंट इन वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बट कुछ एक्सेप्शनल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी रिपोर्टेड हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, जैसे जियार्डिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ट्राइकोमोनास, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बट यहाँ विद इन द सेल आप माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस को नहीं शो करते हो। बट मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट्स एज ए साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नॉर्मली जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हो तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के एक मेजर फंक्शन के तौर पे एटीपी सिंथेसिस को डिस्क्राइब करते हो। क्योंकि सेल में एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउस के तौर पे कंसीडर किया जाता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सिंथेसिस, ये सिर्फ सेल के पावर हाउस के तौर पे काम नहीं करता है। ए नंबर ऑफ फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होते हैं, मैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, जैसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ, बायोसिंथेसिस ऑफ हीम कॉम्प्लेक्सेस, कैल्शियम सिग्नलिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, प्लेटफॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऐसे डाइवर्स फंक्शंस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, उनमें से मैं कुछ फंक्शन को मेंशन किया हूँ। दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, बट नॉर्मली हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो इन टर्म ऑफ द एटीपी सिंथेसिस डिस्क्राइब करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को एक पावर हाउस के तौर पर कंसीडर करते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि यहाँ मैं कुछ फंक्शन को मेंशन किया हूँ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, synthesis of heme complexes, calcium signaling, oxidation of fatty acids, and a new role of mitochondria जो सामने आया है, it acts as a platform for the signal transduction in innate immune response. Now we will understand about the structure of mitochondria. See, mitochondria is a double membrane bound structure. In case of the eukaryotic organism, double membrane bound organelles के तौर पर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया को शो करते हो और एक प्लास्टिड्स को शो करते हो। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के तौर पर प्रेजेंट होता है, बट मेनली अगर मैं साइटोप्लाज्म में किसी टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को मेंशन करता हूँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन प्रेजेंट होता है, तो उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा प्लास्टिड्स। यहाँ मैं एक टिपिकल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का शो किया हूँ। इस टिपिकल स्ट्रक्चर में दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ दो मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के तौर पर। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे डिस्क्राइब करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को शो कर रहा है, जैसे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के द्वारा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप यहाँ देख रहे हो। दिस इज टर्म्ड एज द क्रिस्टी, और क्रिस्टी के कारण इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर पाता है। बट ये ध्यान में रहे कि क्रिस्टी और सिस्टर्नी टू डिफरेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हो या गोल्गी बॉडी, आप दोनों में से किसी भी टर्म को आप यूज कर सकते हो, तो गोल्गी बॉडी के केस में आप सैक लाइक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो सिस्टर्नी। बट मैं यहाँ सिस्टर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्रिस्टी की बात कर रहा हूँ, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जो स्पेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है आप उसे डिस्क्राइब करते हो एज ए मैट्रिक्स के तौर पर, तो दिस रीजन इज द मैट्रिक्स। अगर मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को एज ए एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर अगर कंसीडर करता हूँ, एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब हुआ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। तो एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में आप बाहर पॉजिटिव चार्ज कंडीशन शो करते हो और अंदर नेगेटिव चार्ज कंडीशन आप शो करते हो। इट मीन्स यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, इसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल के तौर पर। और यहाँ इनसाइड टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड नेगेटिव कंडीशन है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस साइड पॉजिटिव कंडीशन प्रेजेंट है। क्योंकि मैट्रिक्स साइड
नेगेटिव कंडीशन प्रेजेंट है, इसलिए उस पर्टिकुलर फेस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एन फेस के तौर पर। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस साइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आप इंटरमेम्ब्रेन स्पेस साइट को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए पी साइट के तौर पर। तो ये कंडीशंस मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के केस में मैट्रिक्स साइट आप नेगेटिव कंडीशन शो करते हो और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस साइट आप पॉजिटिव कंडीशन शो करते हो। तो इसलिए मैट्रिक्स साइट हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एन फेस और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस साइट हम लोग मेंशन करते हैं पी फेस या पी साइट। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है। तो एटीपी सिंथेज का प्रेजेंस आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में शो करते हो। और एटीपी सिंथेज एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को अल्टरनेटिवली हम लोग मेंशन करते हैं F0 F1 पार्टिकल के तौर पर। और जब मैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था, तो वहाँ मैं मेंशन किया था कि एटीपी सिंथेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्यों आप इसको डिस्क्राइब करते हो F0 F1 पार्टिकल के तौर पर, और ये किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस और एटीपी हाइड्रोलिसिस इन दोनों प्रोसेस में रोल प्ले करता है। इन केस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को आप कंपेयर करते हो, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी आपको बहुत हाई मिलती है, और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन। और ये माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन रिजेम्बलेंस शो करता है बैक्टीरियल पोरीन से। अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कंसीडर करते हो, तो इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप आउटर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस को शो करते हो, और इसी आउटर मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल पोरीन का प्रेजेंस होता है, और इसी बैक्टीरियल पोरीन के प्रेजेंट होने के कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल स्ट्रक्चर होता है, और इसी बैक्टीरियल पोरीन से सिमिलरिटी शो करता है माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन, और ये माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन के प्रेजेंस को आप शो करते हो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बिगिनिंग में माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन को डिस्क्राइब किया गया था एज ए वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन सेलेक्टिव चैनल्स के तौर पर। जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, इसका लोकेशन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और ये एक बीटा बैरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को चेक करो, तो यहाँ आप बीटा बैरल स्ट्रक्चर शो करते हो, और इस बीटा बैरल स्ट्रक्चर में 19 बीटा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट, और इस 19 बीटा स्ट्रैंड का अरेंजमेंट एंटी पैरेलल होता है। तो दिस बीटा बैरल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 19 बीटा स्ट्रैंड्स जिसका अरेंजमेंट एंटी पैरेलल होता है। अगर इस प्रोटीन के एन टर्मिनस और सी टर्मिनस के पोजीशन को चेक करो, तो इनका पोजीशन आप साइटोसोलिक शो करते हो। तो एन टर्मिनस और सी टर्मिनस दोनों साइटोसोलिक पोजीशन शो करता है। बीटा बैरल स्ट्रक्चर 19 बीटा स्ट्रैंड से बना हुआ है, और बीटा स्ट्रैंड का अरेंजमेंट एंटी पैरेलल होता है। माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन को ऑप्ट करता है। उनमें से एक कन्फर्मेशन ओपन कन्फर्मेशन के तौर पर आप कंसीडर करते हो, और दूसरे को आप क्लोज्ड कन्फर्मेशन के तौर पर कंसीडर करते हो। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन ओपन कन्फर्मेशन को ऑप्ट करेगा या क्लोज्ड कन्फर्मेशन को ऑप्ट करेगा। अगर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल काफी लो अगर है, तो माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन ओपन कन्फर्मेशन को ऑप्ट करेगा। बट अगर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू 30 या 40 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है, तो यही माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन क्लोज्ड कन्फर्मेशन को ऑप्ट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन के केस में आप ओपन एंड क्लोज्ड 2 डिफरेंट कन्फर्मेशंस को शो करते हो, और कौन सा कन्फर्मेशन डेवलप होगा ये डिपेंड करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वैल्यू पर। अगर लो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू है तो ओपन कन्फर्मेशन, और अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू हायर साइड है तो क्लोज्ड कन्फर्मेशन को ऑप्ट करता है। जब ओपन कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है, तो ये एनायंस के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है। तो ओपन कन्फर्मेशन में ये मेनली एनायंस के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है, इसलिए बिगिनिंग में इसको डिस्क्राइब किया गया था वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन सेलेक्टिव चैनल्स के तौर पर। बट जब आप क्लोज्ड कन्फर्मेशन को शो करते हो, तो ये एनायन के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ नहीं करता है। और एनायंस के तौर पर मेनली अगर मैं एडीपी के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, एटीपी के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो आप एटीपी के केस में आप नेट नेगेटिव चार्ज शो करते हो। आप एडीपी और एटीपी को एनायनिक मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर करते हो। तो जब क्लोज स्टेट में होगा तो एनायंस का ट्रांसपोर्टेशन निग्लिजिबल होगा, लेकिन जब ओपन कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है तो ये मेनली एनायन के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपनी साइज को चेंज कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है,
सेल के अंदर नंबर को चेंज कर सकता है, सेल के अंदर इनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर सकता है, और विद इन द सेल ये फ्यूजन के प्रोसेस में इंटर कर सकता है, या 2 माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन के प्रोसेस से एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक हाईली डायनामिक स्ट्रक्चर के तौर पर कंसिडर करते हो। इसलिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया के केस में कोई साइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में कोई स्पेसिफिक शेप मेंशन नहीं कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में सेल के अंदर नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेल के फिजियोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर नंबर वेरी करता है। मैं इस बात को भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कहाँ लोकेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि ये डायनामिसिटी इस लेवल पे शो कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी हो रहा है और एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया आपस में फ्यूज भी कर रहा है। मैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के फ्यूजन के प्रोसेस को आप एनालाइज करो तो एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक सिंपल फ्यूजन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फ्यूजन के प्रोसेस को मीडिएट करने के लिए एक साइटोसोलिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे आप साइटोसोलिक डायनामीन लाइक प्रोटीन के तौर पर कंसिडर करते हो, और मैमल के केस में ये साइटोसोलिक डायनामीन लाइक प्रोटीन को आप डिस्क्राइब करते हो DRP1। DRP को आप एक्सपेंड कर सकते हो डायनामीन रिलेटेड प्रोटीन 1 के तौर पर, बट इस प्रोटीन का नेचर ईस्ट के केस में आप डिफरेंट शो करते हो। यहाँ मैं कंडीशन मैमल के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ, और ये डायनामीन रिलेटेड प्रोटीन 1 फ्यूजन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। DRP1 की असेंबली के लिए कुछ अदर प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन के तौर पर आप शो करते हो MID49, MID51, MFF। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो DRP1 को रिक्रूट करता है, और जब DRP1 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है तो फिर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन के प्रोसेस से 2 डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप कंसीडर करते हो एज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के तौर पर, और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के तौर पर कंसीडर करने के पीछे रीजन है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम्स भी होते हैं, तो इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होने के कारण, खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होने के कारण सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ये खुद कर पाता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड होता है वो 80S राइबोसोम के द्वारा साइटोसोल में सिंथेसाइज्ड होते हैं, और बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। बट कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के द्वारा भी परफॉर्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी प्रेजेंट है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के तौर पर कंसीडर करते हो। आप कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के तौर पर इसलिए नहीं कंसीडर करते हो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए जितने प्रोटीन्स की आवश्यकता है उनका लेस देन 1% प्रोटीन ही ये खुद सिंथेसाइज कर पाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन को ये साइटोसोल से इंपोर्ट करता है। इट मीन्स ये कंप्लीटली ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के तौर पर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, आप इसे एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के तौर पर कंसीडर करते हो। बट अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर कंसीडर करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्योंकि न तो इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, न तो इनके पास अपना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होता है। यहाँ जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो सारे प्रोटीन साइटोसोल से इंपोर्ट किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब आप माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल को आप एनालाइज करते हो तो ये जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होता है, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो, मैं इस बात को मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, बट मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और साइज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिफरेंट स्पीसीज के केस में वेरी करता है, इसलिए मैं यहाँ साइज का रेंज भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दैट वेरीज ग्रेटली अमॉन्ग डिफरेंट स्पीसीज। और किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल कॉपी नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्म होता है, मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में होता है, साइज ग्रेटली वेरी करता है डिफरेंट स्पीसीज के केस में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है। देखो, मैं यहाँ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आप डिफरेंट स्पीसीज के केस में शो करते हो, बट मैं यहाँ कंडीशन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ। अगर ह्यूमन के केस में माइटोकॉन्ड्रिया को आप कंसीडर करते हो तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
2 से 10 कॉपीज आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का शो करते हो। ये मैं एक रेंज शो कर रहा हूँ। एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कॉपीज प्रेजेंट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम द 2 to 10 कॉपीज। अगर मैं एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कंसीडर करूँ तो इनका साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 16 किलो बेस पेयर। यहाँ मैं एग्जैक्ट साइज मेंशन किया हूँ 16,568 बेस पेयर, बट आप उसको सिंपली मेंशन कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 16 किलो बेस पेयर या 16.5 किलो बेस पेयर। मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं और कॉपी नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है फ्रॉम द 2 to 10। इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप किसी भी जीन को कंसिडर करो तो वहां आप इंट्रॉन्स के प्रेजेंस को नहीं शो करते, बट ये ध्यान में रहे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर आप ह्यूमन का कंसिडर करते हो तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के केस में इंट्रॉन अब्सेंट होता है जीन में, बट अदर स्पीसीज के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कंडीशंस को विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आप जितने भी जीन्स को कंसिडर करते हो किसी भी जीन में इंट्रॉन्स का प्रेजेंस नहीं होता है, तो लैक इंट्रॉन्स। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का साइज ह्यूमन के केस में काफ़ी छोटा होता है, तो इसमें नंबर ऑफ जीन्स आप काफ़ी कम शो करते हो। अगर आप टोटल नंबर ऑफ जीन्स कंसिडर करो तो 2 जीन्स राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 22 जीन्स ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और 13 जीन्स पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप टोटल नंबर ऑफ जीन्स को मेंशन कर सकते हो, 2 जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, 22 जीन्स फॉर ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस एंड 13 जीन्स फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, या आप सिंपली मेंशन कर सकते हो मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस के लिए। और राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के लिए अगर मैं 2 जीन्स को शो कर रहा हूँ तो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 12S राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 16S राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्योंकि आप ये ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जब आप राइबोसोम्स को शो करते हो तो राइबोसोम्स के केस में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट नहीं होते, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को शो करते हो। जैसा कि अगर मैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया का अगर केस शो कर रहा हूँ तो एक 12S राइबोसोमल आरएनए का फॉर्म प्रेजेंट होता है और दूसरा 16S राइबोसोमल आरएनए का फॉर्म प्रेजेंट होता है। अब आप इस फिगर को चेक करो। इस फिगर में मैं 2 स्ट्रैंड शो किया हूँ। अगर आप अपर स्ट्रैंड को कंसिडर करो तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है H स्ट्रैंड के तौर पर, और जो लोअर ग्रीन कलर से मैं शो किया हूँ दिस इज द L स्ट्रैंड। H का मतलब होता है हैवी और L का मतलब होता है लाइट। उसका रीजन ये है कि जो H स्ट्रैंड है वो प्यूरिन रिच होता है, और ऑब्वियसली अगर प्यूरिन रिच कंडीशन आप शो कर रहे हो H स्ट्रैंड में तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है L स्ट्रैंड। तो यहाँ पायरिमिडीन रिच कंडीशन प्रेजेंट होगा, और आप न्यूक्लिक एसिड के केस में पढ़ चुके हो कि प्यूरिन 9 मेंबर रिंग है और पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की डेंसिटी में फर्क होगा। तो जिससे मैं H स्ट्रैंड के तौर पे शो कर रहा हूँ वो प्यूरिन रिच कंडीशन शो कर रहा है, तो इस स्ट्रैंड की डेंसिटी हायर होती है। और जो मैं L स्ट्रैंड यहाँ मेंशन किया हूँ यहाँ पायरिमिडीन रिच कंडीशन है, इनकी डेंसिटी H स्ट्रैंड के कंपेरिजन में कम होती है। अगर मैं H स्ट्रैंड और L स्ट्रैंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ जीन्स को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मोस्ट ऑफ द जीन्स का प्रेजेंस आप H स्ट्रैंड में शो करते हो, क्योंकि H स्ट्रैंड के द्वारा 2 राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है, 12 पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है और 14 ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखो ये मैं 2 राइबोसोमल आरएनए शो कर रहा हूँ और इन दोनों राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के जीन को आप कहाँ शो कर रहे हो, तो हैवी स्ट्रैंड में शो कर रहे हो। 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन का जीन प्रेजेंट है, उनमें से 12 कहाँ प्रेजेंट है, तो हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। 22 ट्रांसफर आरएनए फॉर्मिंग जीन्स हैं, उनमें से 14 कहाँ प्रेजेंट है, तो हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। और लाइट स्ट्रैंड में प्रेजेंट क्या है, तो 1 पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन का जीन प्रेजेंट है और 8 ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन का जीन प्रेजेंट है। और ये मैं कंडीशन स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि आप सेम कंडीशंस को एवरी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अप्लाई नहीं कर सकते। देखो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में डिस्क्राइब करते हो तो कॉमनली इन 2 टर्म्स को आप मेंशन करते हो, हेट्रोप्लाज्मी एंड होमोप्लाज्मी। हेट्रोप्लाज्मी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विद इन ए सेल और इंडिविजुअल। आप दोनों कंसीडर कर सकते हो, सेल के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, इंडिविजुअल के भी रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो, और आपको इस बात को मेंशन करना है कि देयर आर मोर देन 1 टाइप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट। तो मैं इस कंडीशंस को डायग्रामेटिकली यहाँ शो कर रहा हूँ। सपोज ये मैं एक सिंगल सेल को कंसीडर कर रहा हूँ, इस सिंगल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया शो कर रहा हूँ उनका जेनेटिक
जो मटेरियल है वो एक समान है, सिंगल टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आप सारी माइटोकॉन्ड्रिया में शो कर रहे हो, तो मैं इस कंडीशन को डिस्क्राइब करूंगा होमोप्लाज्मी। अब मैं यहाँ जिस सेल को शो किया हूँ इस सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सपोज ये जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हूँ यहाँ जेनेटिक मटेरियल का नेचर नॉर्मल है, बट जिसे मैं यहाँ येलो कलर से शो किया हूँ यहाँ जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन परफॉर्म हुआ है। तो मैं यहाँ एक सिंगल सेल में डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया को शो कर रहा हूँ। उनमें से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ जेनेटिक मटेरियल का नेचर वाइल्ड टाइप है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया मैं शो कर रहा हूँ जहाँ जेनेटिक मटेरियल म्यूटेंट कंडीशन शो कर रहा है। तो मैं इस कंडीशन में इस सेल को डिस्क्राइब करूंगा एज ए हेट्रोप्लाज्मी के तौर पर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेट्रोप्लाज्मी एंड होमोप्लाज्मी। अगर वन टाइप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो होमोप्लाज्मी, और मोर देन वन टाइप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर सेल में प्रेजेंट है तो आप इस कंडीशन में टर्म अप्लाई करते हो हेट्रोप्लाज्मी। देखो, जब आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डिस्क्राइब करते हो तो एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मेंशन करते हो जिसे डिस्क्राइब किया जाता है काइनेटोप्लास्ट डीएनए, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं केडीएनए के तौर पर। इनके प्रेजेंस को रिपोर्ट किया गया है यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट ऑफ ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वहां काइनेटोप्लास्ट डीएनए को रिपोर्ट किया गया। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रिपेनोसोमा क्रूजी या ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, क्योंकि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी चागास डिजीज को कॉज करता है और ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। ये दोनों एग्जाम्पल आप इसी ऑर्डर के अंदर शो करते हो। इसके अलावा लिस्मेनिया डोनोवानी जो कालाजार कॉज करता है उसे भी आप इसी ऑर्डर के अंदर प्लेस करते हो। तो काइनेटोप्लास्ट डीएनए के प्रेजेंस को शो किया गया है इन केस ऑफ द यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स ऑफ ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा। और काइनेटोप्लास्ट डीएनए ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कैटिनेटेड सर्कुलर डीएनए। आप इसे फिगर से समझ सकते हो। यहां मैं सर्कुलर डीएनए को शो कर रहा हूं और बहुत सारे सर्कुलर डीएनए एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए मैं यहां मेंशन किया हूं कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटिनेटेड सर्कुलर डीएनए। और ये जो कैटिनेटेड सर्कुलर डीएनए का जो नेटवर्क है इसी को डिस्क्राइब किया गया है काइनेटोप्लास्ट डीएनए के तौर पर। देखो, काइनेटोप्लास्ट डीएनए के टू फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक फॉर्म को आप डिस्क्राइब करते हो मैक्सी सर्किल्स के तौर पर और दूसरे फॉर्म को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए मिनी सर्किल्स के तौर पर। तो एक मैक्सी सर्किल का फॉर्म है और दूसरा मिनी सर्किल का फॉर्म है। अगर आप मैक्सी सर्किल को कंसिडर करते हो तो यहाँ जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उनका साइज 20 to 40 किलो बेस पेयर वेरी करते हैं, और जो नेटवर्क आप यहाँ कंसिडर करते हो उसमें नंबर ऑफ कॉपीज बहुत ज़्यादा नहीं होते, फ्यू कॉपीज के प्रेजेंस को आप शो करते हो। और यहाँ जितने भी कॉपीज प्रेजेंट होते हैं वो सारे आइडेंटिकल नेचर को शो करते हैं। ये मैं कंडीशन मैक्सी सर्किल के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूँ कि यहाँ सर्कुलर डीएनए का नेचर 20 to 40 किलो बेस पेयर का होता है। नेटवर्क में आप वेरी फ्यू कॉपीज आप डीएनए का शो करते हो, और जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं नेटवर्क में उनका नेचर आइडेंटिकल है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं मिनी सर्किल को अगर कंसीडर करूँ तो एक नेटवर्क में आप थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को शो करते हो और साइज वेरी करता है फ्रॉम द 1 to 10 किलो बेस पेयर, और आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते। सीक्वेंस का नेचर यहाँ वेरी करता है, तो आप कंडीशन को हेटेरोजीनस आप डिस्क्राइब करते हो। तो अगर मैं मिनी सर्किल में डीएनए के साइज को अगर कंसीडर करूं तो ये वेरी करता है फ्रॉम द 1 to 10 किलो बेस पेयर। नेटवर्क में आप थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को शो करते हो, और डीएनए का नेचर जब आप नेटवर्क में शो करते हो तो वो आइडेंटिकल नहीं होता, उनका नेचर हेटेरोजीनस होता है। इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को आप डिस्क्राइब करते हो अंडर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस आप साइटोप्लाज्म में शो करते हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के तौर पर। और ये एक एग्जांपल है वर्टिकल नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न का। वर्टिकल में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स, तो इस तरह के जो है मूवमेंट को आप डिस्क्राइब करते हो वर्टिकल मूवमेंट। और मैं नॉन मेंडेलियन पैटर्न इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इनहेरिटेंस का प्रोसेस मेंडेलियन इनहेरिटेंस के प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, इट इज ए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का प्रोसेस यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बायपेरेंटल भी हो सकता है। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की कैटेगरीज में अगर प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ भी दो कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ भी यूनिपेरेंटल और बायपेरेंटल दोनों कंडीशन हो सकते हैं।
हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूटेड हो, या हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ फीमेल गैमेट के द्वारा कंट्रीब्यूटेड हो। बट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में आप बाय पेरेंटल कंडीशन नहीं शो करते हो, आप मोस्टली यूनिपेरेंटल कंडीशन शो करते हो। बट ये कहना गलत होगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का नेचर यूनिपेरेंटल और बाय पेरेंटल दोनों होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो नेचर आप शो करते हो वो यूनिपेरेंटल शो करते हो। और जब आप यूनिपेरेंटल कंडीशन शो कर रहे हो तो फिर इस कंडीशन में दो सिचुएशन राइज हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन फीमेल गैमेट के द्वारा हो रहा है या मेल गैमेट के द्वारा हो रहा है। यहाँ भी कंडीशन जो है मैटरनल भी हो सकता है और पैटर्नल भी हो सकता है। बट जब आप मोस्ट कॉमन कंडीशंस को आप कंसिडर करते हो तो वो कंडीशन होता है मैटरनल। तो अगर मैं यूनिपेरेंटल कंडीशन को सिंपली मेंशन करूं मैटरनल तो ये भी गलत होगा। हमें इस बात को मेंशन करना चाहिए कि यूनिपेरेंटल कंडीशंस मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है, बट मोस्टली कैसा होता है तो मोस्टली मैटरनल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करते हो तो इट कम्स अंडर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और ये वर्टिकल नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न को फॉलो करता है। इनहेरिटेंस का नेचर मोस्टली यूनिपेरेंटल होता है और यूनिपेरेंटल में भी मोस्टली मैटरनल इनहेरिटेंस के कंडीशंस को शो करता है। बट रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स सामने आया है, एक आर्टिकल नेचर में पब्लिश हुआ था 2019 में कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर्स, सिर्फ मदर से इनहेरिट नहीं होते। हालांकि ये कंडीशन कॉमन कंडीशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट अब ऐसा नहीं है कि आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के इनहेरिटेंस को सिर्फ आप मैटरनल इनहेरिटेंस के तौर पर शो करोगे। कुछ ऐसे भी जो है कंडीशंस रिपोर्टेड है जहां यूनिपेरेंटल नहीं बल्कि बाय पेरेंटल कंडीशन रिपोर्टेड है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। इनके पास अपना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के तौर पर यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वैल्यू होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 55S to 75S। हालांकि जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम को मेंशन करते हैं तो सिंपली मेंशन कर देते हैं 70S। बट ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वैल्यू ऑलवेज 70S होता है। आप एक रेंज कंसिडर करते हो, कुछ केसेज में 55S भी होता है और कुछ केसेज में 75S भी रिपोर्टेड है। जस्ट लाइक द 80S राइबोसोम्स एंड 70S राइबोसोम्स, यहाँ भी आप दो सब यूनिट शो करते हो, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। बट यहाँ एक यूनिक कंडीशंस आपको ये मिलता है कि जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें भी आप एक सिंगल राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को शो करते हो, और जो लार्ज सब यूनिट है यहाँ भी आप एक सिंगल राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को शो करते हो। अगर मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो ह्यूमन के केस में स्मॉल सब यूनिट में जो सिंगल राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वैल्यू होता है 12S, और जो लार्ज सब यूनिट में सिंगल राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वैल्यू होता है 16S। तो आप स्मॉल सब यूनिट में भी सिंगल राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को कंसीडर कर रहे हो, लार्ज सब यूनिट में भी सिंगल राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को कंसीडर कर रहे हो। ह्यूमन के केस में आप 12S और 16S राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को शो करते हो। अगर मैं ह्यूमन के अलावा किसी अदर स्पीशीज को कंसीडर करूंगा तो ये वैल्यू डिफर करेगा। बट अगर मैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से अगर इसे कंपेयर करूं, इट मीन्स कि अगर 70S राइबोसोम से अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो 70S राइबोसोम के केस में आप लार्जर सब यूनिट को 50S, स्मॉलर सब यूनिट को 30S सब यूनिट के तौर पर डिस्क्राइब करता हूँ। और अगर मैं लार्जर सब यूनिट में राइबोसोमल आरएनए को अगर कंसीडर करूँ तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 23S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है और एक 5S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। आप यहाँ 2 डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को शो कर रहे हो, और जो 30S होता है उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए के प्रेजेंस को आप शो करते हो। तो ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स इज कंप्लीटली सिमिलर टू द 70S राइबोसोम्स। यहाँ कंडीशन आपको डिफरेंट मिलती है, इसलिए मैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स को मेंशन किया हूँ। ये ध्यान में रहे कि ये मैं कंडीशन मेनली ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के रिस्पेक्ट में शो की। माइटोकॉन्ड्रियल ऑरिजिन से रिलेटेड एक फेमस हाइपोथेसिस मार्गुलिस ने प्रपोज की थी, जिसे आप डिस्क्राइब करते हो एंडोसिम्बाइटिक हाइपोथेसिस के तौर पर, और आज भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को एंडोसिम्बाइटिक हाइपोथेसिस के आधार पर ही एक्सप्लेन करते हो। बट एंडोसिम्बाइटिक ओरिजिन्स के आधार पर अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ
तो यहाँ भी 2 अल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं, और जिन 2 अल्टरनेटिव सिनेरियोज को मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, उनमें से एक सिनेरियो को आप डिस्क्राइब करते हो आर्की-जोन सिनेरियो, और दूसरे सिनेरियो को आप डिस्क्राइब करते हो सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो। तो मैं यहाँ 2 अल्टरनेटिव सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आर्ची-जोन सिनेरियो एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन को एक्सप्लेन कर रहा है, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन को एक्सप्लेन करता है। तो मैं इन दोनों सिनेरियो को वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ फर्स्ट सी द केस ऑफ द आर्ची-जोन सिनेरियो। देखो, जो क्लासिकल एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है माइटोकॉन्ड्रियल ऑरिजिन का, वो आर्ची-जोन सिनेरियो से ही एक्सप्लेन होता है। अब इस आर्ची-जोन सिनेरियो का थीम क्या है, ये कैसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ऑरिजिन को एक्सप्लेन करता है, इसे मैं एक फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आर्कियल सेल को कंसिडर कर रहा हूँ। आर्कियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है, और आर्कीबैक्टीरियल सेल भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ये आर्कियल सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसने न्यूक्लियस को एक्वायर किया, और न्यूक्लियस को एक्वायर करने के बाद जिस यूकैरियोटिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ, उसे आप डिस्क्राइब करते हो आर्की-जोन के तौर पर। तो आर्ची-जोन बेसिकली है क्या? ए माइटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोट, क्योंकि आप इस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में या यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के प्रेजेंस को शो कर रहे हो, बट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए ये टर्म अप्लाई किया गया आर्ची-जोन। दिस आर्की-जोन अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया, फूड के तौर पर अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया। जब ये अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर किया, तो ये एंडोसिम्बाइंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहा। एक एंडोसिम्बाइटिक एसोसिएशन डेवलप किया, और एंडोसिम्बाइंट के फॉर्म में ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहा। बाद में इस एंडोसिम्बाइंट से जो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है, वो आर्की-जोन के न्यूक्लियस में इंटर करके, इसका मतलब है कि जीन न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो गया, और जब मोस्ट ऑफ द जीन न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो गया, तो ये अब एंडोसिम्बाइंट एक ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के तौर पर प्रेजेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि इसे अपने मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट अगर होगी, तो इन्हें जो है सेल के साइटोसोल से इंपोर्ट करना होगा। तो धीरे धीरे ये एंडोसिम्बाइंट पूरी तरह से जो है सेल पर डिपेंडेंट हो गया, जिसे आज आप माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो दिस इज द आर्ची-जोन सिनेरियो, कि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पर आर्कियल सेल सबसे पहले न्यूक्लियस को एक्वायर किया, आर्की-जोन का जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हुआ, जिसे आप ए माइटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोट्स के तौर पर कंसीडर करते हो। प्रोटियोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया, जो एंडोसिम्बाइटिक एसोसिएशन डेवलप कर एंडोसिम्बाइंट में कन्वर्ट हो गया। बाद में इस एंडोसिम्बाइंट का जेनेटिक मटेरियल हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के प्रोसेस से मोस्टली न्यूक्लियस में इंटर किया। अब ये एक ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के तौर पर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहा, एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के तौर पर सेल के अंदर प्रेजेंट रहा, जिसे आप माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो दिस इज द आर्ची-जोन सिनेरियो। जो सेकेंड सिनेरियो है, उसे आप डिस्क्राइब करते हो सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो। यहाँ अगेन मैं आर्कियल सेल यानी आर्कीबैक्टीरियल सेल को कंसीडर कर रहा हूँ, और ये अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के साथ एक मेटाबॉलिक सिम्बाइसिस को इस्टेब्लिश किया। यहाँ मैं आर्कियल सेल को कंसीडर किया हूँ मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कीबैक्टीरिया के तौर पर, और अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप किया, और ये एक मेटाबॉलिक सिम्बाइसिस का प्रोसेस है, और ये सिम्बाइसिस के प्रोसेस धीरे धीरे एंडोसिम्बाइसिस के प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। तो अब अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया आर्कियल सेल के अंदर एंडोसिम्बाइंट के फॉर्म में अब प्रेजेंट। हालांकि बिगिनिंग में मेटाबॉलिक सिम्बाइसिस का प्रोसेस जब डेवलप हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग थे, बट लेटर ऑन अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया आर्कियल सेल में इंटर किया और एंडोसिम्बाइसिस के प्रोसेस को स्टैब्लिश किया। उस एंडोसिम्बाइसिस के प्रोसेस के कारण अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया एंडोसिम्बाइंट में चेंज हो गया। जब एंडोसिम्बाइंट का फॉर्म डेवलप हो गया, उसके बाद सेल न्यूक्लियस को एक्वायर किया, और जब न्यूक्लियस को एक्वायर किया, तो एक्वायर करने के साथ ही एंडोसिम्बाइंट माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया। अब एंडोसिम्बाइंट माइटोकॉन्ड्रिया में अगर चेंज हो रहा है, ये कंडीशंस में आर्की-जोन सिनेरियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड फाइनली आप एंडोसिम्बाइंट के प्लेस पर माइटोकॉन्ड्रिया को शो करते हो, और अब सेल को आप माइटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोट्स के तौर पर कंसीडर करते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्की-जोन एंड सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो। यहाँ दोनों केसेस में आप एंडोसिम्बाइटिक हाइपोथेसिस को ही फॉलो कर रहे हो, बट इन दोनों सिनेरियो में जो एंडोसिम्बाइसिस का प्रोसेस इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ फर्क है। और एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी
के सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेज अवेलेबल है, जैसे कि जस्ट लाइक बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी के तौर पर बिहेवियर शो करता है। आप बैक्टीरिया के केस में बाइनरी फिजन के प्रोसेस को शो करते हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप फिजन के प्रोसेस को शो करते हो। इट मीन्स दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी के तौर पर बिहेवियर शो कर रहे हैं। दोनों में सेल डिवीजन का प्रोसेस आप बाइनरी फिजन के आधार पर शो करते हो। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन को और बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर उनसे कंपेयर करो तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज आपको मिलती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा प्रोकैरियोटिक डीएनए का नेचर होता है, यानी जैसा बैक्टीरियल डीएनए का नेचर आप शो करते हो, ऑलमोस्ट वैसा ही नेचर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का भी शो करते हो। जिस पर्टिकुलर वे में आप बैक्टीरिया में राइबोसोम्स के प्रेजेंस को शो करते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप उसी मैनर में राइबोसोम्स के प्रेजेंस को शो करते हो। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के साइज को कंपेयर करो तो साइज भी नियरली इक्वल आप मेंशन करते हो। और बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करता है। इट मीन्स कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम के केस में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है एंटीबायोटिक, वही एंटीबायोटिक माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के केस में भी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। ये सारे जो एविडेंसेज हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है वो करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर फ्यू माइटोकॉन्ड्रियन रिलेटेड ऑर्गेनेलीज, जिनमें से एक है हाइड्रोजिनोसोम और दूसरा है माइटोसोम्स। तो मैं सबसे पहले हाइड्रोजिनोसोम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर तो कंसिडर नहीं करते हो, ये माइटोकॉन्ड्रियन रिलेटेड ऑर्गेनेलीज के तौर पर कंसिडर किया जाता है। देखो, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज को रिपोर्ट किया गया था इन केस ऑफ द ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में आप डबल मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन शो करते हो, वैसा ही कंडीशंस आप यहाँ भी शो करते हो। बट माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आप डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर शो करते हो, बट यहाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट नहीं होता। और हाइड्रोजिनोसोम के केस में पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है, और पायरुवेट के फर्मेंटेशन के कारण एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो इट इज द साइट ऑफ पायरुवेट फर्मेंटेशन, और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के कारण जो प्रोडक्ट डेवलप होता है उनमें से एक है एसीटेट, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्योंकि ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको डिस्क्राइब किया गया एज ए हाइड्रोजिनोसोम के तौर पे। और यहाँ एटीपी की सिंथेसिस भी परफॉर्म होती है, बट एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। जो एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को आप शो करते हो दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हाइड्रोजिनोसोम को आप माइटोकॉन्ड्रियन रिलेटेड ऑर्गेनेलीज के तौर पर कंसिडर कर लो। हालांकि इनके प्रेजेंस को कुछ यूकैरियोट्स के केस में रिपोर्टेड है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था इन केस ऑफ द ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए एब्सेंट है। पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है, जिससे एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से एटीपी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। जो सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियन रिलेटेड ऑर्गेनेली को मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज द माइटोसोम। माइटोसोम्स के प्रेजेंस को आप शो करते हो इन केस ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। इसके अलावा आप जियार्डिया में भी शो करते हो। जस्ट लाइक द हाइड्रोजिनोसोम, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए एब्सेंट होता है, बट माइटोसोम्स एटीपी के फॉर्मेशंस को कॉज नहीं कर पाता, अनेबल टू जनरेट एटीपी। तो इनके कुछ फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलरिटी शो कर रहा है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड ऑर्गेनेलीज के तौर पर डिस्क्राइब किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, आप 10+2 लेवल से स्टडी करते हो, बट मैं यहाँ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश किया हूँ जो नॉर्मली हम लोग 10+2 लेवल पर या ग्रेजुएशन के लेवल पर कवर नहीं करते।